हमारे साथ सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। सुब्रत पाठक जी, धर्म आधारित जनगणना क्यों जरूरी है? जी देखो, मेरा विषय इतना था कि जिस प्रकार से अभी पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, खासकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा, और वो भी जो सत्ता में रहे हैं उनको, लेकिन सत्ता में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया, और आज जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो एक जाति जनगणना की मांग करके एक देश के एक बड़े मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। 1947 में इस देश का जब आजादी मिली थी तो साथ में देश का विभाजन भी हुआ था, और वो विभाजन संप्रदाय के नाम पर हुआ था। इस्लाम के नाम पर एक देश पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, और उस समय के ऊपर जो बचा हुआ जो हिंदुस्तान था उसमें जो आबादी थी, तो कुल आबादी में 7% अल्पसंख्यक थे और 93% हिंदू थे। तो 7% अल्पसंख्यक माने उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि संप्रदाय के लोग, और जो हिंदू माने अगड़ा पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के लोग, जिसमें सैकड़ों हजारों जातियां आती हैं। तो कुल मिलाकर आज आजादी के 75 साल जब हुए हैं, तो इस दौरान हम सभी ने देखा कि हमारे देश में घुसपैठ भी हुई है। तो उस घुसपैठ में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुस्लिम जो हमारे देश में आए, वो हमारे देश के वोट बैंक के लालची नेताओं के द्वारा उनके वोट भी बनवाए गए और उनको आधार भी उनको दिलवाए गए, और साथ ही साथ तमाम सारे षड्यंत्र भी, विदेशी फंडिंग के माध्यम से भी देश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया गया। जाकिर नाइक के जैसे लोगों के द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से कराया गया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, गेम जिहाद जैसे तमाम सारे षड्यंत्र इस दौर भी सामने खुलकर आए हैं। और साथ ही साथ जब आज देखने को आया कि देश भर में जब हमने देखा कि मुस्लिमों की आबादी बेइंतहा बढ़ी है कई राज्यों में, चाहे वो कश्मीर हो, केरल हो, बंगाल हो, असम हो, और तेजी के साथ में आबादी बढ़ी है, और 200 से अधिक जनपद मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। तो ऐसे समय के ऊपर आज आजादी के जो 75 साल बाद कई मॉड्यूल भी सामने आए हैं कि जिसमें देश की जनसांख्यिकी को प्रभावित करने के षड्यंत्र खुले हैं, जिसमें पीएफआई के द्वारा हमने देखा कि 2047 में इस देश को इस्लामिक राज्य बना देंगे, शरिया का कानून यहाँ के ऊपर लागू करेंगे। तो ये सामने आए हैं। तो मेरा ये डिमांड है कि कम से कम आज अल्पसंख्यकों की आबादी कितनी है, और जिस तेजी से, जिस दर से मुस्लिमों की वृद्धि हुई है, क्या उसी दर से जैन की भी, उसी अनुपात में बौद्धों की भी वृद्धि हुई है, उसी अनुपात में सिखों की भी वृद्धि हुई है, और जो हिंदू 93% था वह आज उसकी जनसंख्या घटकर कितनी रह गई है? कोई कहता है 65 है, कोई 70 है, कोई बोलता 80% है। तो कुल मिलाकर उसकी आबादी घटकर कितनी रह गई है, यह भी चीज सामने आएगी। और यदि कोई षड्यंत्र है जनसंख्या को प्रभावित करने का, तो वो भी कम से कम खुलकर स्पष्ट होगा। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि यदि जाति जनगणना का विषय आए तो उससे पहले कम से कम ये सांप्रदायिक, इससे पहले यूपीए सरकार के समय में जो जनगणना हुई थी उसमें क्या आंकड़े थे? नहीं, अब देखो, अब उसमें जो यूपीए की जो जनगणना थी, उस जनगणना के हिसाब से उस समय के आधार पर जो मुस्लिमों की संख्या क्या थी, तो वो तो सन 2011 में हुई थी ना। अब 11 के बाद में जनगणना आज कितने वर्ष हो गए हैं? उसके बाद आप ही की सरकार ने, हमने कहा ना कि आबादी, आप ही की सरकार ने उसको जारी किया था। वृद्धि क्या है आबादी की? आप ही की सरकार ने जारी किया था, जिसमें हिंदुओं की आबादी क्या है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 96.63 करोड़ है, मुस्लिमों की आबादी जो है वो 14.2% ये बड़ी है। ये आंकड़े हैं जो पुराना जनगणना हुआ है। इसमें जातीय जनगणना को नहीं, जातीय जनगणना इसमें शामिल नहीं है। ये जनगणना सन 2011 की है। 2011 के बाद हमने कहा ना कि 2011 के बाद में जो आज आबादी की क्या स्थिति है, जो घुसपैठ हुए, फिर उनके वोट, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार लगातार वहां के ऊपर है, तो इस दौरान कितने उनके वोट बना दिए गए, कितने घुसपैठी आ गए। तो एक बार सही से इसकी गणना होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से आज जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो लगी हुई हैं धर्म परिवर्तन के उसमें करा रही हैं, तो आप कई बार देखने को आता है कि अब वो नाम नहीं बदलवाते हैं, चूंकि जो नाम से लोगों की पहचान हो जाती है। तो वो ऐसे भी तमाम सारी आबादी है कि जो नाम तो हिंदुओं के जैसे हैं, लेकिन संप्रदाय उन्होंने अपना बदल लिया है। तो ये भी चीजें मैंने कहा ना कि देखो, जो भी कुछ है वो सब कुछ सामने आएगा।
तो पहले यदि जाति की जनगणना हो तो उससे पहले कम से कम सांप्रदायिक आधार पर जनगणना हो, तो ये चीजें निकल कर आए कि आखिर वृद्धि की दर क्या है, उसके अनुपात में कि दूसरे लोगों की वृद्धि हुई है, दूसरे संप्रदाय की वृद्धि हुई है, और साथ ही साथ कम से कम जब हिंदुओं की जब जनगणना होगी तो जाति वाइज जनगणना होगी, तो कम से कम हमारी समझ में यह भी तो विषय आएगा कि मेरी जाति की जनसंख्या और सामने वाले संप्रदाय के मुकाबले कितनी है, तो हम उनसे कितने गुने कम हैं या वो हमसे कितने गुने अधिक हैं, तो सारे विषय सामने आएंगे। ठीक है, और यदि कोई षड्यंत्र है, ठीक है सुब्रत जी, तो वो भी निकलेगा। नहीं ठीक है, आपकी मांग सही है। आपने अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सबका आपने जिक्र किया है कि 75 साल में इनकी वृद्धि का अनुपात क्या, ये क्लियर हो जाए, होना भी चाहिए। लेकिन आपने ये लिखा है लास्ट लाइन में, साथ ही धार्मिक जनगणना के बाद यदि मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक पाई जाए तो उनका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए। तो ये बात सिर्फ मुस्लिमों पर लागू होगी या सिखों पर और अन्य कम्युनिटी? इसमें गलत क्या हमने आप नहीं तो जिसके ऊपर भी लागू हो, जिसकी जनसंख्या बढ़ गई है उसको लेकिन आपने लास्ट लाइन में सिर्फ मुस्लिम कोट किया है, क्यों मिलता है? आपके लास्ट लाइन में मुस्लिम है, तो मुस्लिमों का दिख रहा है ना। आप बताओ कितने, अरे भैया कितने जनपदों में जैनों की वृद्धि हुई है, कितने जनपदों में सिखों की वृद्धि हुई है, कितने जनपदों में बौद्धों की वृद्धि हुई है। भाई वृद्धि तो इन्हीं की दिख रही है ना। और किसी भी देश में कहीं को देखने को नहीं आया कि कहीं से कोई हिंदुओं का पलायन करा दिया गया हो, बुद्धों के बीच से हिंदुओं का पलायन करा दिया गया हो, जैनों के बीच से हिंदुओं का पलायन करा दिया गया हो, सिखों के बीच से। हमने तो कश्मीर में हिंदुओं का पलायन देखा है, वो मुस्लिमों के बीच से। तो कुल मिलाकर जो चीजें जो सामने हैं, वो जो दिखती हैं, मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं और उन्हीं की मैंने चर्चा किया है। जी, जातीय जनगणना क्यों नहीं जरूरी है? मैंने कब कहा नहीं जरूरी है? मैंने कहा कि देखो जाति जनगणना जरूरी है, लेकिन जाति में बांटने के उद्देश्य के नाम पर ये षड्यंत्र उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर जनगणना हो, और जनगणना लेकिन उस उद्देश्य के साथ ना हो जिस उद्देश्य से ये लोग राजनीति करते रहे हैं। क्या किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके हम सत्ता को हासिल कर लें कि इतने % मुसलमान हमारे साथ हो जाएगा, इतनी % हमारी जाति का वोट हमको मिल जाएगा, इतनी % वाली इन जातियों के साथ में हम गठबंधन कर लें, किसी प्रकार से सत्ता में पहुंचकर हम अपने और अपनों को लाभ दें। इसको लेकर कोई सोच नहीं है। और तो फिर ऐसी स्थिति होती है तो बड़ी जाति के जो लोग हैं, जिनकी संख्या भारी है, उनको तो लाभ मिल जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी जातियां हैं जिनकी संख्या ही नहीं है, जो अपनी जाति की संख्या के नाम पर अपने गांव का प्रधान भी नहीं बना पाती हैं। वो विधायक सांसद बनाना तो बड़ा दूर का विषय है। तो ऐसे लोगों का तो सदा ही कहीं ना कहीं उनके साथ में अन्याय हुआ ही है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने नौकरी में विपक्ष ये कह रहा है कि जातीय जनगणना तो उस समय पर बहुत सी ऐसी जातियां थी। सुब्रत जी, विपक्ष ये कह रहा है कि जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी के पास जवाब नहीं है, इसलिए उसके काट के लिए धर्म आधारित जनगणना को सामने लाया गया, क्योंकि 2024 का चुनाव है। नहीं तो उनके वो अगर जाति की जनगणना की मांग कर रहे हैं तो हम धर्म की जनगणना मांग करके क्या कोई गलत कर रहे हैं क्या? जब वो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, अगर हमने इस विषय को उठा दिया तो हमने कौन सा गलत विषय उठा दिया? हमने तो नहीं मना किया कि आप उसका जनगणना न करो, भैया करो जनगणना, लेकिन जनगणना से पहले ये तो जनगणना कर दो, ये भी चीजें तो निकल कर सामने आ जाए ना, तो कम से कम देश की संज्ञान में आए। मैंने फिर कहा कि एक बड़े मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने के लिए कि जब एक इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं, रचे जाते रहेंगे। जी, आपने कहा कि 2010-2011 में जनगणना आखिरी बार हुई थी भाई यूपीए गवर्नमेंट के समय, उसके बाद स्थितियां काफी बदली है, हम 2023 में आ गए हैं, अब जनगणना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, सब चीजें बिल्कुल खुली किताब की तरह होनी चाहिए। जातीय जनगणना तो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही, आरक्षण उसी पर आधारित है। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले वो जरूरी है, उसके आंकड़े सार्वजनिक हो? किसी भी पार्टी की केंद्र में सरकार हो, किसी ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सिर्फ SC/ST के आंकड़े जारी होते हैं। नहीं, लेकिन बाकी अन्य जातियों के आंकड़े जारी नहीं होते, उसे गोल कर लिया जाता है। देखो बंटवारे के आधार पर देश नहीं चलता, और इस देश में बहुत सारा लंबे समय तक विभाजन की राजनीति के आधार पर देश पर विदेशी ताकतों ने शासन किया है, फूट डालो राज करो की रणनीति के तहत। और आज जब इन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की गद्दी से हटाने में पूरी तरीके से जब विफल हो गए, तो ये तमाम सारे षड्यंत्र, खासकर ये षड्यंत्र राजनीतिक दल तो दबाव में है, चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनको वोट बैंक की राजनीति करना है, लेकिन इसमें बड़े बड़े षड्यंत्र
विनाशकारी विदेशी ताकतें और प्लस कट्टरपंथी ताकतें वो लगी हुई हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्य के साथ में लगी हुई हैं, हम अपने उद्देश्य के साथ लगे। हम तो भारत को आगे ले जाने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के जो 9 वर्ष जो केंद्र सरकार के जो हुए हैं, आज पूरी दुनिया में उसका असर दिखाई पड़ रहा है, हिंदुस्तान में उसका असर दिखाई पड़ रहा है। हर क्षेत्र में चाहे विकास हो और हर क्षेत्र में चाहे गरीब कल्याण हो, हर क्षेत्र में काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सुब्रत जी, सरकार तो केंद्र में आप ही की है। 2021 में जनगणना होना तो कोविड की वजह से डिले हुआ। मुझे लगता है कि ये आपकी मांग के बाद उसमें गति आएगी और हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले हमें पता चल जाए असली पिक्चर देश की क्या है, किसकी कितनी संख्या है। देखो, हम अपनी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हूं और मैं अपनी पार्टी का एक सांसद हूं, और इसके अतिरिक्त मैं पार्टी का न सर्वे सर्वा हूं, न मैं पार्टी का कोई वहां के ऊपर नीति निर्धारक हूं। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार भारत के लोकतंत्र के आधार पर है। इस देश में बहुत से लोग राष्ट्र विरोधी बातें भी इस देश के तमाम सारे नेता कर देते हैं, लेकिन मैं तो अपनी बात का, अपने मुद्दे को एक लोकतांत्रिक आधार पर रख रहा हूं, कि चूंकि यह अधिकार मुझे लोकतंत्र ने दिया है। और मैंने अपनी बात अपने देश के जो गृह मंत्री जी को लिखा है, लोकसभा में चूंकि मुझे समय नहीं मिल सका तो मैंने गृह मंत्री जी को लिख दिया है। क्या करना है, क्या होना है, ये तो सरकार तय करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बात को कहता हूं।